हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रक्स। और ये मैं आपके लिए पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरी पार्ट था उसको हमने देखा था। इस जो पार्ट 2 है इसमें हम आज जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या फिर एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट भी है मेरी आप लोगों से कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी वीडियोस लेकर आई जा रही है, ठीक है, और अच्छी तरीके से मेहनत भी किया जा रहा है, परंतु जो आपके तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है, इस चैनल के लिए वो हमें कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आप लोग के सपोर्ट के बिना ये चैनल वाकई अधूरा है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहेगा तभी हम इस चैनल को कंटिन्यू रख पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब कोई व्यक्ति है जिसकी एक बेटी है, वो कहता है कि प्रेजेंट एज से, यानी कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है उससे 7 साल पहले, ठीक है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि जो उसके बेटी की एज प्रेजेंट एज से 7 साल पहले है और पिता की एज यानी कि आफ्ताब की एज जो 7 साल पहले थी वो उसके बेटी के तुलना में 7 गुनी है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको लिख कर दिखाऊं, सॉल्यूशन इसका मैं लिखता हूं यहां पे, तो क्या क्या रहा, मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, इसको हमने अगर x माना, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, अगर वो हमने y सपोज किया है, ठीक है, यानी कि आफ्ताब की अगर जो वर्तमान आयु है, उम्र जो है, अगर उसे मैंने x माना और उसके बेटी की जो एज है अगर मैंने y माना है, तो पहला जो स्टेटमेंट हमको कह रहा है वो क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल में आपसे बात करूं, अगर मान लीजिए मेरी एज अगर 20 साल है, ठीक है, तो अगर यहां से आप 7 साल पहले जाएंगे तो मेरी एज लगभग कितनी होगी, यानी कि 20 - 7 करेंगे यानी कि 13 साल उम्र आएगी ना। सेम वही कह रहा है कि प्रेजेंट एज से 7 साल पहले, यानी कि आफ्ताब एज 7 years ago उसकी एज क्या हो जाएगी, तो x - 7 लिखेंगे। सेम उसी तरह डॉटर्स एज, सेवन ईयर्स एगो वो क्या हो जाएगी, तो y - 7 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि आफ्ताब कहता है कि जो उसकी 7 साल पहले एज है वो उसके बेटी की एज से 7 गुना है, ठीक है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये बनेगा, ये हमारा पहला इक्वेशन बनकर आएगा। अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूं तो x - 7 = 7y - 49। अब मैं 7y को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं और इस 7 को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो ये x - 7y = -42। ये हमारा पहला इक्वेशन निकल कर आएगा। इसको हम पहला इक्वेशन नहीं मानते हैं, यहां से हमारा पहला इक्वेशन x - 7y = -42 आ गया। अब आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, यानी कि अगर मैं यहां लिखूं आफ्ताब एज
आफ्टर 3 years, तो वो क्या हो जाएगी x + 3, और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 years, तो y + 3 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, यानी कि आफ्ताब विल बी 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी कि आफ्ताब की जो एज होगी x + 3 वो 3 गुनी है अपने बेटी के एज से। ठीक है, तो दूसरा जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो x + 3 = 3y + 3 बनेगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 3y + 9। अब 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और इस 3 को राइट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो ये x - 3y = 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन निकल कर आएगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में बोला क्या है उसमें कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया था लंबा चौड़ा, ठीक है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना था एज अ एल्जेब्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो एल्जेब्रिकल फॉर्म में यही हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही टर्म आने चाहिए, तो आपके दोनों इक्वेशन ये निकल कर आ गए कि एक इक्वेशन आपका x - 7y = -42 और एक इक्वेशन आपका x - 3y = 6। अब इसको करना क्या है कि या तो आप इसको इसमें दोनों की वैल्यू कोई ना कोई रखते हुए, जैसे मैंने आपको जब थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने ग्राफिकली आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने को बताया था कि कैसे हम बारी बारी से एक एक करके x और y की वैल्यू पुट करते हैं और वहां से हमारे सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। तो ठीक उसी तरह इन दोनों इक्वेशन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ वैल्यू x और y की जगह पे रखेंगे और जो भी वैल्यू हमारी आती जाएगी उसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इक्वेशन बनाकर दे दिया है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन आता है उसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये आपका एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में मतलब पूछे जाने के चांसेस हैं पर बहुत कम है। ठीक है, तो इस पे आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप इसे सॉल्व करिएगा और जो भी सॉल्यूशन आता है उसे आप ग्राफिकली पुट करके देखिएगा। अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया जिसमें आपने देखा कि उसमें आपको करना क्या था कि आपको उस स्टेटमेंट से एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन फॉर्म करना था और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब आपके सामने एक्सरसाइज 3 अब वो जो क्वेश्चन मैंने कराया उसी पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में दिए हुए, ठीक है, एनसीईआरटी के, तो आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। आप उसको सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट उसमें होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको इक्वेशन तो फॉर्म करना ही है, लेकिन उसको सॉल्व करके वैल्यूज भी फाइंड करने हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि एल्जेब्रिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन सीबीएसई ने जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो आपके पास 2 ही तरीके हैं जिससे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा इक्वेशन। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहले मैं इस स्टेटमेंट से आपको पहले एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसके बाद सॉल्व भी करके दिखाता हूं कि वैल्यूज उसके क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देखिए क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर यानी कि एक साथ दोनों को खरीदा गया है। 5 पेंसिल और 7 पेन को हम एक साथ खरीदते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो 50 रुपये पड़ता है। यानी कि अगर मैं अज्यूम करूं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल बी एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट मैंने अज्यूम किया
कि x रुपए है। सेम उसी तरह लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी इज इक्वल्स टू वाई। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ एक पेंसिल को x माना है और एक पेन की कीमत को मैंने y मान लिया, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं एक पेंसिल को x रुपए में खरीद रहा हूं तो 5 पेंसिल मुझे कितने रुपए में मिलेंगे? तो 5 इंटू एक्स ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि पहला स्टेटमेंट से क्या रहा है, तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये हमारा पहला इक्वेशन बनकर आया, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब मैंने आपके सामने ये दो इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप एलिमिनेशन से खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको लिख भी देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे कि अगर मैं कोई भी एक इक्वेशन उठा लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 लिखा। अब यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं y की वैल्यू निकालता हूं, तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x। तो y की वैल्यू हमारे पास 50 माइनस 5x अपॉन 7 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है, उसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब y के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 50 माइनस 5x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 46। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7x 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये 250 माइनस 25x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 46। इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया, तो ये 49x प्लस 250 माइनस 25x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 46। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इधर मैं कर देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 322 आ जाएगा। अगर 7 का मल्टीप्लाई 46 से मैं करता हूं, तो 7 6 के 42 को 2 आदमी का 4 और 7 चुके 28 4 32, 322 आइए क्या आ गया। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये 49 में से अगर 25 माइनस हुआ तो ये आपका 24x, और 250 को मैं उधर भेजता हूं, तो ये अगर माइनस होगा तो 2 और ये 72, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आई। अब इस 3 की वैल्यू को अगर मैं इस y वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो यहां से y की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। तो 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, यानी कि 35 अपॉन 7, यानी कि ये 5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा क्या था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल x माना है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन हमने y माना है। तो यहां से हमने सिंपली निकाल लिया कि जो एक पेंसिल की कीमत है वो 3 रुपए है और एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए आपकी है। तो ये आपका सिंपल सा एक सॉल्यूशन था। अब आप चाहें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है, जिसमें आपको कंपेयर करना है। जो दो इक्वेशन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, उसमें जो रेशियोज आपके हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2,
इन तीनों को आपको कंपेयर करके बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर A1/A2 रेशियो अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ये आपका लाइन या फिर जो लीनियर इक्वेशन दोनों आपस में होंगे वो आपके इंटरसेक्टिंग होंगे एक दूसरे को, यानी इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल ना हो C1/C2 के, तो ये दो इक्वेशन जो आपस में होंगे वो आपके पैरेलल होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे। और तीसरा मैंने आपको रेशियो का रिलेशन जो बताया था वो था A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आई तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट होंगी। ठीक, अब इन तीनों का मतलब क्या है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा भी चुका हूं, मगर यहां भी आपको एक एक करके समझा देता हूं कि अगर इंटरसेक्टिंग है यानी कि दो इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक यूनिक सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, दूसरा जहां पे कंडीशन आपकी बनती है कि दो इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं और इनकंसिस्टेंट है, वहां पे आपका कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी है कोइंसिडेंट या फिर कंसिस्टेंट की, तो वहां पे जो भी आपके सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि वो जो इक्वेशंस के जो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, वो आपस में मतलब जो दोनों लाइंस होंगी इक्वेशंस की वो आपस में एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करती हुई नजर आएंगे। ठीक है, तो ये तीन आपके सामने वो रेशियोज का रिलेशन हो गया। अब ये जो इक्वेशंस आपके सामने मैंने लिखा है तीन, ठीक है, उसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रही है, कौन सी लाइन पैरेलल है या फिर कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, फिर सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। तो पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि यहां पे A1/A2 यानी कि A1 की वैल्यू जो है वो 5 है, B1 की वैल्यू -4 और C1 हमारा 8 है, A2 हमारा 7 है, B2 हमारा 6 और C2 -9 है। अब यहां से A1/A2 का रेशियो अगर निकालें तो 5/7 आएगा और B1/B2 अगर निकालें तो वो हमारा -4/6 यानी कि -2/3। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो A1/A2 है वो आपका B1/B2 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है पहला वाला, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहां पे A1 की वैल्यू आपकी 9 दी हुई है, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18 दी हुई है, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। अब यहां से A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं तो 9/18 यानी कि 1/2 आएगा। B1/B2 अगर निकालेंगे तो 3/6 यानी कि 1/2 ये भी होगा, और C1/C2 निकालेंगे तो आपका 12/24 यानी कि ये भी 1/2 के इक्वल आएगा। यानी कि आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और B1/B2 C1/C2 के इक्वल है, यानी कि आपस में तीनों ही रेशियो बराबर होने के कारण ये जो इक्वेशन होगा आपस में कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट।
और कंसिस्टेंट भी होगा। तीसरा सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा, ठीक है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से a1 की वैल्यू आपको 6 दिख रही होगी, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू 2 दिख रही होगी, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 9। अब यहाँ से a1/a2 अगर मैं निकालूं तो वो आपका 3:1 के बराबर आएगा। b1/b2 निकालूं तो वो भी आपका 3:1 आएगा। परंतु अगर मैं c1/c2 निकालूं तो ये हमारा 10/9 के बराबर आएगा। यानी कि a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। यानी कि ये जो इक्वेशन आपस में होंगे वो आपका पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशन आपके सामने था, जहां पे पहला जो इक्वेशन था वो आपका इंटरसेक्टिंग था, दूसरा जो इक्वेशन आपके सामने था वो आपका कोइंसिडेंट था, जहां पे लाइन दोनों इक्वेशन आपस में ओवरलैप करती हुई नजर आएंगी, और तीसरा इक्वेशन जो आपके सामने था उसमें आपका सॉल्यूशन पैरेलल आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है कि यहाँ पे आपको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, यानी कि कोई 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 26 के बराबर है, और कोई एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। यानी कि अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं तो पहले नंबर को मैं एज्यूम करता हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, यानी पहले नंबर को मैंने x सपोज किया और दूसरे नंबर को लेट द सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि x माइनस वाई, ये हमको 26 दिया हुआ है, और कोई एक नंबर, यानी कि मैं मान लेता हूं कि x जो है वो y के 3 गुना है, यानी ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ और ये दूसरा। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि किसी एक की वैल्यू उठाकर पहले हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ हमको सिंपल दिख रहा है कि x की वैल्यू 3y अगर दी हुई है तो हम पहले इक्वेशन में रख के यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो x की जगह मैं पहले इक्वेशन में 3y पुट करता हूँ, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 26, और y की वैल्यू यहाँ से 13 निकल कर आ जाएगी। और फिर इस y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो x की वैल्यू 3y, यानी x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 3, यानी कि 39 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, जो कि बेहद ही आसान सॉल्यूशन था, ठीक है, कि आपको दोनों नंबर फाइंड करने थे। अगर आपको चेक करना है कि मतलब ये जो सॉल्यूशन आपने निकाला है वो सही है कि नहीं, तो आप पहले इक्वेशन में यहाँ से रख भी सकते हैं कि x की वैल्यू मैं अगर 39 रखूँ और y की वैल्यू 13 और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो भी हमको 26 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ जहाँ पे x की वैल्यू आपकी 39 और y की वैल्यू 30 निकल कर आएगी। अगला एक्सरसाइज आपका है 3.4, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, सेम वही चीजें बार बार रिपीट होती नजर आ रही है, ठीक है। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, अब उसने आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन, और उसको आपको एलिमिनेशन मेथड और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको समझा चुका हूं, इसलिए मैं इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप उसे देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला इक्वेशन दिया है हमको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड हमसे कहता क्या है कि किसी एक वेरिएबल को हम यहाँ से हटाएंगे, और कैसे हटाएंगे, तो अगर मैं
पहले इक्वेशन में 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही रहने देता हूँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये प्लस 3y माइनस 3y आपस में कैंसिल होंगे और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां से 5x और ये आपका 19, x की वैल्यू 19/5 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो x प्लस 5 इक्वल टू 5 में पुट कर लें, या फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 में, या फिर जो आपने इक्वेशन निकाला है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, किसी में भी आप रख के निकालेंगे तो y की वैल्यू सेम ही आनी। तो मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूं जहां पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था, तो x की वैल्यू मैं 19/5 रखता हूं प्लस y इज इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू 5 माइनस 19/5 यानी कि y की वैल्यू 6/5 निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहां से आपके इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू 19/5 और 6/5 आ जाएंगे। ठीक है, अब चेक आपको करना है तो इन दोनों की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, वहां से अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका सॉल्यूशन सही है। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी एलिमिनेशन मेथड आपका ये था। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा और फिर उसको सॉल्व करके वहां से सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। अब मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे कि आपको स्टेटमेंट दे देगा और उससे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा और फिर बाद में उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूं और जो स्टेटमेंट में कह रहा है उसको भी समझाऊंगा। तो क्या कह रहा है कि 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, नूरी वॉज, यानी नूरी कोई लड़की है जिसकी एज 3 गुनी है सोनू से, यानी कि 5 साल पहले। अगर मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x, ठीक है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years, यानी कि वर्तमान में जो नूरी की आयु है वो x ईयर है और वर्तमान में जो सोनू की आयु है उसे मैंने y मान लिया। अब क्या कह रहा है कि 5 साल पहले, यानी कि एज ऑफ नूरी बिफोर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एज ऑफ नूरी 5 years ago, तो वो हो जाएगी x माइनस 5 years। ठीक है, और एज ऑफ सोनू जो होगा 5 years ago, वो भी आपका y माइनस 5 ईयर होगा। ठीक, तो पहला इक्वेशन से क्या कह रहा है कि 5 years ago, यानी 5 साल पहले नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज से 3 गुनी होगी। यानी कि पहला इक्वेशन हमारा कुछ इस प्रकार है कि x माइनस 5, यानी कि नूरी की जो एज है वो 3 गुनी है सोनू की एज से। ठीक, पहला इक्वेशन हमारा ये बना, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 50। अब 3y को मैं इस साइड लेकर आता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, आगे कहता क्या है कि 10 years लेटर, यानी कि प्रेजेंट एज से 10 साल बाद, तो यहां हम लिखेंगे एज ऑफ नूरी आफ्टर 10 years, तो वो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 years हो जाएगा। ठीक, और एज ऑफ सोनू आफ्टर
10 ईयर्स, वो भी आपका y प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की एज 2 गुनी हो जाएगी सोनू की एज से, यानी दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा कि x प्लस 10 ये आपका 2 गुना हो जाएगा y प्लस 10 के। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब 2y को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 यहां से बचेगा, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन हमारा निकल कर आया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और दूसरा आया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से हमको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसे मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर ही लिया होगा आपने। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं आपस में, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों को मैं आपस में अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस। अब यहां से प्लस x और माइनस x ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और ये माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20, यानी कि y की एज 20 ईयर्स निकल कर आ गई, 20 ईयर्स। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले इक्वेशन में रख देता हूं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 दिया है, y की वैल्यू 20 निकाली हमने, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60, यानी x की वैल्यू 50 ईयर्स निकल कर आ गई। तो आपसे उसने यही पूछा है कि हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x मानी थी, यानी कि नूरी की एज 50 साल हो जाएगी और सोनू की एज 20 साल हो जाएगी। तो ये आपका एक सॉल्यूशन था, बेहद ही आसान सॉल्यूशन था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट अगर होता है, ठीक है, तो पहले आप इसे समझिए, ठीक है, और दोबारा से एक बार सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा अपने आप से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है, ठीक। तो इसे आप एक बार अपने से सॉल्व भी कीजिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके सामने ये छठा और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी टाइप बोल सकते हैं इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, जो कि एक मेन क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक बोट है, ठीक है, वो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम यानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका पानी है और यहां पे कोई नाव, ठीक है, नाव बहुत अच्छी नहीं है लेकिन नाव ही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नदी का बहाव अगर इस साइड है, ठीक है, और अगर नाव हमारी इसके विपरीत चले, यानी कि पानी का बहाव अगर इस डायरेक्शन में है और नाव अगर पीछे की तरफ चल रही है, तो इस तरह से जो ये बोट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम अपस्ट्रीम का नाम देते हैं, यानी कि धारा के विपरीत, यानी कि जो स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम अपस्ट्रीम का नाम देते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अपस्ट्रीम मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट कह सकते हैं या फिर स्ट्रीम कह सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं। हिंदी वालों के लिए धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, इसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक बोट जो है वो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब अगर मैं यही केस उल्टा कर दूं कि धारा की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और अगर नाव भी इसी साइड चलने लगे,
ठीक है, यानी धारा के साथ ही नाव भी अगर हमारी चल रही है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम का नाम देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के प्रवाह की दिशा में तय की गई दूरी। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि करंट के डायरेक्शन में ही अगर बोट भी चल रही है और उसमें जो बोट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम डाउन स्ट्रीम का नाम देते हैं। तो अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये डायग्राम में मिटा रहा हूं, ठीक है, बस ये समझाने के लिए आपको था। क्या रहा है कि एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में ट्रेवल करती है। अब मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, जो भी आप कह लें, मतलब धारा की जो चाल है, ठीक है, या फिर गति कह सकते हैं, वो आपकी u मान लेते हैं, स्मॉल u, ठीक है, और लेट द स्पीड ऑफ बोट, वो आपका मैं स्मॉल v मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम अलग डायरेक्शन में चलेगी और बोट अलग डायरेक्शन में चलेगी, और मतलब ये नॉर्मल सी बात है कि स्पीड ऑफ बोट जो होगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, तभी बोट कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। तो मैं अगर अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट निकालना चाहूँ तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो वो क्या होगा, तो स्मॉल v माइनस स्मॉल u, यही तो लिखेंगे, यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारी स्पीड होगी बोट की इन अपस्ट्रीम कंडीशन, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रवाह के साथ जब बोट भी चल रही हो तो उस समय स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल v प्लस स्मॉल u, ठीक है। तो ये हमने स्पीड यहां से निकाला। अब उसने क्या है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल उसको 10 घंटे लगते हैं, यानी कि 30, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमने 30 ट्रेवल किया है अपस्ट्रीम में, और स्पीड क्या है v माइनस यू, प्लस 44 उसने डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल किया है, किस स्पीड के साथ, तो v प्लस यू के साथ, और इसमें लगा समय उसको 10 घंटे। तो ये आपका एक पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 13 घंटे लगे। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब मैं यहां से इस पार्ट को मिटा रहा हूं, ठीक है, आपने लिख भी लिया होगा। अगर मैं यहां पे सपोज अब जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दो लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और यहां से इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी इसके लिए। और ये पहली बात तो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, अपॉन में है, तो सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आना ही है, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं कि लेट v माइनस यू बी एक्स, ठीक है, यानी कि v माइनस यू को हमने x सपोज कर लिया और v प्लस यू को हमने y सपोज करा, ठीक है। 1 अपॉन ऐसा कर लेते हैं, 1 अपॉन कर लेते हैं ताकि रेसिप्रोकल से हट जाए वो, ठीक है। तो 1 अपॉन v माइनस यू को हमने x सपोज किया और 1 अपॉन v प्लस यू को हमने y सपोज किया। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे दोबारा से तो ये 30x प्लस 44y इज इक्वल्स टू 10, और ये 40x प्लस
55y इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप लोगों को। ये हमारा तीसरा और चौथा इक्वेशन हुआ। अब यहां से वही चीज है कि या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करें या फिर एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस आ जाएगा, तो यहां पे हम एलिमिनेशन लगाते हैं। तो एलिमिनेशन में हम करेंगे क्या, तो पहले इक्वेशन में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे इक्वेशन में अगर 3 से, तो ये बनेगा क्या, तो 120x प्लस 176y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 40। अब 3 से दूसरे इक्वेशन में सॉल्व करता हूं, तो 120x प्लस 165y इज इक्वल्स टू 39, ये हमारे पास निकल कर आया। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, तो 120x और 120x माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और 176 और 165 माइनस हुआ, तो यहां से आपका 11y बचकर आएगा और ये आपका 1 आएगा, यानी कि y की वैल्यू आपकी 1/11 आ गई। ठीक है, इस पार्ट को भी मिटा रहा हूं मैं यहां पे। अब y की वैल्यू हमारी 1/11 निकल कर आ गई, तो आप या तो थर्ड में रख लीजिए या फिर फोर्थ में, या फिर जो भी आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन निकाला उसमें भी आप रख सकते हैं। लेकिन मैं आसान इसमें देखूंगा, तो इसलिए मैं पहले इक्वेशन में रखता हूं 30x प्लस 44y इज इक्वल्स टू 10 जो दिया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू मैं रखता हूं, तो 30x प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल्स टू 10। अब ये 4 बार में कटेगा, तो 30x इज इक्वल्स टू, ये आपका 6 यानी x की वैल्यू 1/5 निकल कर आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1/11 और x की वैल्यू 1/5 निकल कर आ गई। अब यहीं पे हम छोड़ नहीं सकते, तो हमने माना क्या था कि 1/v माइनस u को हमने x लिखा, यानी 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1/v माइनस u, ये आपका इक्वल होगा 1/5 के, यानी कि v माइनस u को हम 5 के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारा पांचवा इक्वेशन हुआ। ठीक है, और 1/v प्लस u को हम y के इक्वल माने थे, तो यहां से 1/v प्लस u इज इक्वल्स टू 1/11 आया, यानी कि v प्लस u इज इक्वल्स टू 11। ये हमारा छठा इक्वेशन आया। अब हम इन दोनों को दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा है इसलिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल मेथड से भी करते तो इतना लंबा जाता, सब्स्टिट्यूशन लगाते या फिर कोई भी अलग मेथड। तो हम यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 5 और v प्लस यू इज इक्वल्स टू 11। अब यहां से ये u और माइनस u कट गया, यानी कि 2v इज इक्वल्स टू 16, यानी v की वैल्यू 8 आ गई। ये 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्पीड ऑफ बोट है, यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, जब पानी स्थिर है और पानी की कोई भी गति नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त बोट की जो स्पीड होगी स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब इस 8 को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। मान लीजिए कि v माइनस यू इज इक्वल्स टू 5 में रखा मैंने, तो 8 माइनस यू इज इक्वल्स टू 5, यानी u की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये किसकी स्पीड है, तो ये हमारी उस धारा की गति है जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम और दैट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना था। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी और धारा की जो गति होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। तो ये आपका एक सॉल्यूशन था। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो उसको आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम कराए होंगे। ठीक है, ये पूरा एक बेसिक पोर्शन था जो कि आपका खत्म हुआ। इसमें मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए और इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, इतना अगर आप फिर से रिवीजन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। ठीक है,
और क्वालिटी इक्वेशन में भी हम सेम उसी तरह से पहले थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड होंगे वो भी हम करेंगे। बाकी आपको अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आपके लिए मेहनत जारी है और ऐसे ही लगे रहेंगे हम जब तक आपको अच्छे नंबरों से पास लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।